हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे उन लतीफ़, गहरी और कभी-कभी हैरानकुन नफ्सियाती तब्दीलियों के बारे में जो एक जोड़े के रिश्ते में शादी के इस मुकद्दस बंधन के बाद आती हैं। ये कोई मनफी बात नहीं, बल्कि एक फितरी अमल है जिसे समझ लिया जाए तो रिश्ता और भी मजबूत, गहरा और सच्चा बन सकता है। तो आइए ज़हन के इन दालानों में एक सफ़र करते हैं। शादी से पहले और बाद नफ्सियात की गहरी खाई। शादी से पहले का रिश्ता एक खास किस्म की नफ्सियाती फिल्टरिंग पर चलता है। यहाँ हर फर्द शऊरी या लाशऊरी तौर पर अपने साथी के सामने एक वर्जन पेश कर रहा होता है। पहला नफ्सियाती पहलू आइडियलाइजेशन यानी मिसाली बनाने का अमल। हमारा जहन अपने महबूब की खूबियों को बढ़ा चढ़ाकर और कमज़ोरियों को नज़रअंदाज करके एक मिसाली तस्वीर बनाता है। वो जो कुछ करता है वो बहुत अच्छा लगता है। ये दरअसल हमारे अपने ख्वाबों, ख्वाहिशात और मयारात का प्रोजेक्शन होता है जो हम दूसरे शख्स पर चिस्पा कर देते हैं। दूसरा नफ्सियाती पहलू एट्रीब्यूशन, मंसूब करने का तरीका। इस दौर में हम साथी के मुस्बत रवैये को उसकी ज़ाती खूबी समझते हैं। मसलन अगर वो ताख़ीर से आए तो शायद मसरूफ़ थे, मेहनत कर रहे थे। मनफी रवैया नज़रअंदाज हो जाता है या फिर हालात का दबाव समझ लिया जाता है। तीसरा नफ्सियाती पहलू एक्टर ऑब्जर्वर डायनामिक्स, किरदार और नाज़िर की नफ्सियात। दोनों अफराद एक दूसरे के सामने मरकज़ी किरदार बनने की कोशिश करते हैं। तवज्जो मरकूज़ रहती है अपनी पेशकश पर। हर मुलाकात एक परफॉर्मेंस की मानंद होती है जिसका मकसद दूसरे को मुतासिर करना होता है। चौथा नफ्सियाती पहलू लिमरेंस, शिद्दत और जोश। ये दौर न्यूरोकेमिकल्स के तूफान पर चलता है। डोपामाइन, इनाम और खुशी, नॉरपाइनेफ्रिन, जोश और बेदारी, और ऑक्सीटोसिन, वाबस्तगी का एक ताकतवर मुरक्कब हमें एक जज्बाती और जिस्मानी हाई पर रखता है। हर नज़र, हर बात में शिद्दत होती है। शादी के बाद रेवलेशन की दुनिया, और फिर शादी होती है। एक छत तले मुश्तरका जिंदगी शुरू होती है। ये वो लम्हा है जब नफ्सियात की ये फिल्टर आहिस्ता आहिस्ता हटने लगते हैं। पहली बड़ी नफ्सियाती तब्दीली, फिल्टर्स का उतरना। अब वो आदतें, वो मिजाज, वो रोज़मर्रा के मामूलात सामने आते हैं जो पहले परफॉर्मेंस का हिस्सा नहीं थे। सुबह उठकर चेहरे का तासुर, काम के तनाव के बाद थकावट, घरेलू कामों के बारे में तरजीहात, आइडियलाइजेशन की दीवार में दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। दूसरी बड़ी नफ्सियाती तब्दीली एट्रीब्यूशन का पलटना। अब रवैयों की तशरीह बदल सकती है। वही ताख़ीर जो पहले मसरूफियत थी अब लापरवाही लग सकती है। नफ्सियात में इसे एट्रीब्यूशनल बायस कहते हैं, जहां हम दूसरे के मनफी रवैये को उसकी शख्सियत से जोड़ने लगते हैं। तीसरी बड़ी नफ्सियाती तब्दीली हार्मोन्स का इर्तिका। इब्तदाई हाई देने वाले हार्मोन्स का दौर कम होता है। अब ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जैसे हार्मोन्स मरकज़ी किरदार अदा करते हैं जो इत्मीनान, तहफ़्फ़ुज़, तवील मुद्दती वाबस्तगी और वफ़ादारी की बुनियाद बनाते हैं। मोहब्बत का इजहार शौक़ से एहसास की तरफ सफ़र करता है। चौथी बड़ी नफ्सियाती तब्दीली सेल्फ के मरकज़ से हम के मरकज़ की तरफ। अब फैसले सिर्फ मैं या तुम के नहीं रहते, हर फैसला हम के तनाजुर में देखा जाता है। माली मामलात, मुस्तकबिल की प्लानिंग, ख़ानदानी ताल्लुकात। ये हम की शनाख्त बनाना नफ्सियाती तौर पर एक चैलेंजिंग काम है जिसमें दोनों फरीकों को अपनी इनफरादियत का कुछ हिस्सा कुर्बान करना पड़ सकता है। पांचवी बड़ी नफ्सियाती तब्दीली रूटीन और फेमिलियरिटी यानी दस्तूर और उनसियत। एक खास उनसियत और आराम का एहसास परवान चढ़ता है जो खूबसूरत है, लेकिन कभी कभी यही उनसियत तौहीन में बदल सकती है। एहतराम और नज़ाकत के बगैर की जाने वाली बातचीत तनाज़ात का बायस बन सकती है। नफ्सियाती चैलेंजेस और उनका हल। इन फितरी तब्दीलियों से पैदा होने वाले बुनियादी नफ्सियाती चैलेंजेस क्या हैं? तवक्कुआत का टकराव, मिसाली तस्वीर और हकीकी शख्स के दरमियान खलीज। तनाज़े के हल का नया नमूना। अब झगड़े सिर्फ सुलह से ख़त्म नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के साथ रहते हुए हल तलाश करने पड़ते हैं। ज़ाती खला का बहरान। हर वक्त साथ रहने से अपने आप के लिए वक्त और जगह कम हो सकती है, जिससे जज्बाती थकावट हो सकती है। ख़ानदानी निज़ामों का इदगाम। दो मुख्तलिफ नफ्सियाती और सकाफ़ती पसमंज़र का एक नए निज़ाम में ज़म होना। तो फिर इस नफ्सियाती सफ़र को कामयाब कैसे बनाया जाए? नफ्सियाती हिकमत अमली नंबर 1, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, सोच को नए सिरे से ढालना। ये समझना कि इब्तिदाई जुनून का ख़त्म होना मोहब्बत का ख़त्म होना नहीं, बल्कि इसका पुख्ता और गहरा होना है। शौक़ की जगह रिफ़ाक़त आ रही है। नफ्सियाती हिकमत अमली नंबर 2, एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन, हमदर्दाना बातचीत। तुमने ये गलत किया के बजाय जब ये हुआ तो मुझे ये महसूस हुआ।
اپنے جذبات کا اظہار الزام تراشی کے بغیر کرنا۔ نفسیاتی حکمت عملی نمبر 3، ریچولز اینڈ رینیول۔ اپنی مشترکہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے رواج بنائیں۔ ایک کپ چائے ساتھ پینا، رومانس کو تجدید دیتے رہیں۔ وہ چیزیں جو شادی سے پہلے کی جاتی تھیں انہیں بھولے نہیں۔ نفسیاتی حکمت عملی نمبر 4، سیلف اویئرنیس اینڈ پروناؤنسمنٹ۔ اپنی ضروریات، کمزوریوں اور خواہشات کو خود سمجھیں اور پھر نرمی سے اپنے ساتھی کے سامنے رکھیں۔ نفسیاتی حکمت عملی نمبر 5، پروفیشنل ہیلپ سیکنگ۔ اگر بات بگڑتی محسوس ہو، تناؤ بہت بڑھ جائے تو کسی لائسنسڈ تھراپسٹ سے رجوع کرنا نفسیاتی صحت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شادی ایک نفسیاتی سفر کا نام ہے۔ یہ پروجیکشن سے شروع ہو کر ایکسیپٹنس پر منتج ہوتا ہے۔ کامیاب رشتہ وہ نہیں جہاں کوئی تبدیلی نہ آئے، بلکہ وہ ہے جہاں دونوں افراد ان تبدیلیوں کو سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خود کو بھی ڈھالتے ہیں اور رشتے کو بھی نشو و نما دیتے ہیں۔ یہ رشتہ اب دو مثالی تصویروں کا نہیں، بلکہ دو حقیقی انسانوں کا ہوتا ہے، جو اپنی کمزوریوں اور خوبیوں کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور شاید یہی تو حقیقی پائیدار محبت کی بنیاد ہے۔ اپنے تجربات اور خیالات ضرور کمنٹس میں شیئر کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز سے آپ کا رابطہ برقرار رہے۔